हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माही क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलते हैं चैप्टर में। चैप्टर का नाम है सेल, और सेल की स्टडी को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल को बायो में कहते हैं साइटो, और स्टडी को बोलते हैं लॉजी। तो साइटोलॉजी समझ गए ना। अगर टिश्यूज होता है तो हिस्टोलॉजी बोलते हैं, वो अगला चैप्टर है तो वो उसमें देख लेंगे। अभी हम लोग देखते हैं सेल। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। अब डेड सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर कर दिया? तो भैया माइक्रोस्कोप जिसने बना लिया वो छोटी छोटी चीजों को देख लेगा, है ना। तो रॉबर्ट हुक ने हुक पकड़ के सेल को डिस्कवर कर दिया। इतना याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने हुक फंसा के डेड सेल निकाल लिया। किससे निकाला था? कॉर्क से, है ना। कॉर्क कहां का? बार्क ऑफ ट्री होता है ना, ट्री की ऊपर वाली छाल जो होती है वो डेड होती है, उसी का इन्होंने निकाल दिया था और 1665 में डिस्कवर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ईयर भी आपको याद रखना है, ईयर भी आपको याद रखना है। सेकेंड टॉपिक, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? एंटनी वन लीवनहुक ने 1674 में। और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखता है लगभग, आप देखोगे हेक्सागोनल शेप रहता है, ऐसे हेक्सागोनल शेप, है ना। मधुमक्खी का छत्ता देखा है? मधुमक्खी का छत्ता वैसा ही दिखता है, मधुमक्खी का छत्ता जैसा दिखता है वैसा ही ये दिखता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ऐसे मधुमक्खी का छत्ता रहता है ना, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल शेप, 1 2 3 4, एक लाइन और खींच लो, 5 हेक्सागोनल शेप का रहता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद आप बात करोगे तो सेल, सबकी भी जो भी लिविंग मैटर है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, हर चीज सेल से मिलकर बनी होगी, है ना। तो फंडामेंटल यूनिट है किसी भी लाइफ का। सबसे बड़ा सेल कौन सा पाया गया है? तो भैया शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा सेल है, जिसको आप 12 लोग ऑमलेट बना के खा सकते हैं। आपको भी मन हो तो खा लेना। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा, जो एक टाइप की बैक्टीरिया होती है। सबसे बड़ा सेल, सबसे बड़ा सेल तो न्यूरॉन है, दिमाग में पाया जाता है, और जिसके जिसके पास दिमाग है उसके पास न्यूरॉन जरूर होगा। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, आप नोट कर लेना, है ना। किसी किसी के घुटने में भी पाया जाता है न्यूरॉन। ह्यूमन बॉडी, सबसे ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल की बात करोगे तो फीमेल के अंदर पाया जाता है, उसका नाम है ओवा। और अगर ह्यूमन बॉडी में बात करोगे मेल के अंदर, तो सबसे छोटा होता है स्पर्म। दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स है। रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको दोनों को पढ़ा होगा आपने, क्लास 8 में रिप्रोडक्शन चैप्टर था। 9th में तो नहीं है लेकिन 10th में होगा। सेल थ्योरी किसने दी है? भैया स्क्लीडन और साकवान ने दी है। सेल थ्योरी 3 नंबर की आती है पेपर में, तो इनका नाम याद रखा जाए। अपने दादाजी का नाम याद रख लो, स्क्लीडन एंड साकवान, है ना। तो इतने क्वेश्चन एमसीक्यू से बनते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो भैया सेल क्या है? तो देखो, सेल आपको दिखता कैसे है? तो भैया आपको मैं ऐसे काट के सेल तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, और माइक्रोस्कोप हम लोग के पास है नहीं। तो आप इमेजिन करो, मुर्गी का अंडा देखा है ना, मुर्गी का अंडा, ऊपर वाली जो छिकली है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेल वॉल। मान लेते हैं समझने के लिए, ऊपर वाली छिकली को बोलते हैं सेल वॉल। फिर उसके बाद आप अंडा फोड़ोगे ना, तो आपको देना ऊपर की एक पर्दी दिखेगी, है ना, ट्रांसपेरेंट, वो मान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। व्हाइट वाला पोर्शन को मान लेते हैं साइटोप्लाज्म, और अंडे का पीला वाला पार्ट को न्यूक्लियस। 4 कंपोनेंट्स होते हैं सेल में। पहला सेल वॉल, फिर उसके अंदर आओगे तो सेल मेम्ब्रेन, और अंदर आओगे तो व्हाइट वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म, और अंदर आओगे तो पीला वाला पोर्शन को न्यूक्लियस, है ना। ये बात आपको याद रखनी है, मानना है, होता नहीं है, मानना है, याद करने के लिए। ये नहीं कि भैया ने बताया था भैया ऊपर वाली सेल वॉल होती है, ऐसा नहीं है। अभी आगे पता चलेगा ये थोड़ा सा गलत होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ऐसा, कि ऊपर वाली को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, फिर आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, फिर न्यूक्लियस। 4 आपको हिस्से मिलेंगे सेल्स के अंदर। अब इसके बाद सेल्स को 2 टाइप में डिवीजन किया गया है। उसके बनावट के हिसाब से बात करोगे तो एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। आगे आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा, 3 नंबर का आता है ये। प्रोकैरियोटिक कौन सा होता है? देखो भैया नाम है प्रो, लेकिन काम नहीं है। जैसे महिला जयवर्धने, नाम महिला है लेकिन है पुरुष वो, है ना। तो काम जो सी हॉर्स, हॉर्स नहीं है, एक मछली होती है पानी के अंदर पाई जाती है समुद्र में, तो सी हॉर्स नाम है हॉर्स, लेकिन हॉर्स नहीं है। तो जो जिसका नाम होता है वो काम नहीं होता। देखो नाम है प्रो, लेकिन प्रो नहीं है ना। तो प्रोकैरियोटिक प्रो नहीं है कैसा? इसके पास न्यूक्लियस भी डिफाइंड नहीं होता, कैदे का नहीं होता, अधूरा होगा, क्या पता हो ही ना। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बने हैं, हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बने हैं। प्लांट्स यूकैरियोटिक सेल के हैं, एनिमल्स यूकैरियोटिक सेल के हैं। तो यूकैरियोटिक अच्छा है, और प्रोकैरियोटिक उतना अच्छा नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं है वेल डिफाइंड। तो बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है,
और हम लोग का जो सेल है वो यूकैरियोटिक है। इतनी बात आपको पता चल गई। अब इसके बाद अगर गिनती के बेसिस में क्लासिफाई करोगे तो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। अगर एक ही टाइप के सेल से बना हो तो यूनिसेल्युलर, अगर ढेर सारे टाइप के सेल से बना तो मल्टीसेल्युलर। हम लोग का देख लो, लीवर का अलग सेल, दिल का अलग सेल, दिमाग का अलग सेल, है ना, फेफड़े का अलग सेल, हर चीज के लिए अलग सेल है, उसका अलग काम भी है। तो हम लोग के पास मल्टी सेल्स हैं। और अमीबा की बात करोगे तो एक सेल, उसी को खाना है, उसी को डाइजेस्ट करना है, उसी को रिप्रोडक्शन करना है, उसी को एक्सक्रीशन करना है, उसी को सब कुछ करना है। तो एक सेल जब ढेर सारा काम कर जाए, मतलब एक ही टाइप से सेल पाया जाए तो उसे यूनिसेल्युलर कहते हैं, और डिफरेंट सेल्स पाए जाए तो उसे मल्टीसेल्युलर कहते हैं। सिंपल सी बात है ना। अब आगे इसका हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब आया मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक में, सॉरी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आएगा डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक मैंने बताया नाम का है, सिर्फ काम का नहीं है, प्रो लग रहा है लेकिन नाम का है सिर्फ। प्रोकैरियोटिक का जो साइज होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, 10⁻⁻⁶। इसको माइक्रो भी कहते हैं, है ना। 10⁻⁻⁶ मतलब होता है 1 अपॉन कितने, 10 लाख, 1/10 लाख। और यूकैरियोटिक का जो सेल साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है ना, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक का जो सेल होता है उसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, कभी कभी न्यूक्लियस ही नहीं होता। यूकैरियोटिक की बात करोगे तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, बिल्कुल गोल आकार का आपको दिखेगा, है ना। न्यूक्लियस होता है कायदे का होता है। प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेल्युलर होते हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक में ढेर सारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक से ज्यादा। क्रोमोसोम जानते हो क्या होता है? क्रोमोसोम बता देता हूं आपको पहले, है ना। सेल है ना, सेल, ये मान लेते हैं सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अगर ये प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल होगा, अगर ये एनिमल सेल है तो ये सेल मेम्ब्रेन होगा। तो अभी मान लेते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद आपको ये जो पीला वाला पोर्शन आपको बताया मैंने, ये क्या होता है? तो ये होता है न्यूक्लियस। और ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म, ये वाला पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म, है ना। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम, इसको कहते हैं क्रोमोसोम। और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं मेल्स में, फीमेल्स में भी होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसी क्रोमोसोम को और जूम करके देखोगे, और जूम करके देखोगे इसी क्रोमोसोम को और जूम कर लिया जाए कंप्यूटर जी, तो जूम करोगे तो ये बन जाएगा क्या? ये पहले क्रोमोसोम है, ये क्या है? क्रोमोसोम, है ना। और क्रोमोसोम को और जूम करोगे तो आपको डीएनए मिलेगा, डीएनए को और जूम कर दो और थोड़ा खींच लो तो आपको दिखेगा क्या? जीन्स, है ना। तो ये हेरिडिटी यूनिट होती है, इसी से मम्मी पापा के कैरेक्टर्स बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम को और थोड़ा जूम इन करके देखोगे तो आ जाएगा डीएनए को और जूम इन करोगे तो जीन्स। तो सबसे बड़ा क्या आया? सबसे बड़ा भैया है क्रोमोसोम, फिर है डीएनए, फिर है जीन्स। वो वाला जीन्स नहीं कि जरा सा जीन्स ढीला करो, भोजपुरिया स्टाइल वाला जीन्स नहीं, वो जो पैंट है वो जीन्स नहीं, ये वो जीन्स है जिससे मम्मी पापा के कैरेक्टर्स बच्चों में शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, वो जीन्स है। ये हेरिडिटी यूनिट है, हेरिडिटी यूनिट, है ना। बोलते हैं नहीं पापा की शकल का दिख रहा है, मम्मी के शकल का दिख रहा है, तो जीन्स ही शिफ्ट हो जाते हैं मम्मी और पापा के बच्चों में, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद सेल डिवीजन होता है प्रोकैरियोटिक में तो बर्डिंग या फ्यूजन से होता है, यूकैरियोटिक में माइटोसिस या मियोसिस होता है। तो ये बातें आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में अच्छे से बता दूंगा। अभी हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंस देखा जाए तो यूनिसेलुलर मतलब मतलब होता है एक, सेलुलर होता है एक सेल, जिसमें एक सेल पाया जाएगा वो यूनिसेलुलर है, जिसमें ढेर सारे सेल पाएंगे वो मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल याद रखना है भैया, अमीबा का शेप आप जानते हो ऐसे होता है ना, और इसके जो बाउंड्रीज हैं या फिर इसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सूडोपोडिया, या फिर हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं इसको फॉल्स फीट, है ना, फॉल्स फीट। इसी से ये क्या करता है? इसी से ये मूवमेंट करता है, और इसी से ये खाना भी एंगल्फ करता है, निकलता है ना। इसके बाद इसके पास फूड वैक्यूल्स होता है जिसके कारण ये खाना पचा पाता है, और अंदर बीच में बैठा रहता है न्यूक्लियस जो इसको कंट्रोल करता है, और खाना खाने के तरीकों को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ये बातें आपको याद रखनी है अमीबा से रिलेटेड, है ना। और इसके बाद आगे बढ़ोगे तो पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है, और इनका एक काम, इनके ढेर सारे काम एक ही सेल करता है, और इधर हर काम के लिए अलग सेल है ना। जैसे आप घर में आपका काम है पढ़ाई करना,
मम्मी पापा का काम है आपकी केयर करना, पापा का काम है पैसे कमाना, मम्मी का काम है आपके लिए खाना तैयार करना, सबका अलग अलग काम है। अब यही काम कर दो कि आपको ही अकेले करना है, पैसा भी कमा के लाओ, खाना भी पकाओ, बर्तन भी धो, झाड़ू भी करो, पोछा भी करो, पढ़ाई भी खुद करो, तो आप तो पगला जाओगे भैया। तो एक सेल अगर ढेर सारे काम करेगा तो ये तो भैया दिक्कत की बात है। और अलग सेल, हर सेल का अलग काम होगा तो ये तो मजे की बात है। तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, मतलब काम बढ़ जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर, काम बढ़ जाता है। काम बढ़ जाएगा तो सब लोग मौज में जिएंगे। और इसमें एक ही सेल ढेर सारे काम करता है तो ये थक जाता है, ये थक जाता है। एक ही सेल ढेर सारे काम करेगा तो थक ही जाएगा ना, नॉर्मल सी बात है। अब इसके बाद आगे आएंगे स्लीडन और सागवान ने जो सेल थ्योरी दी थी उसको भी देख लेते हैं। सेल थ्योरी भैया बहुत सिंपल, आप बोलो भैया स्लीडन और सागवान ने ऐसी सेल थ्योरी दी थी, ये तो हम ही दे सकते हैं ना, ये व्यक्ति ने डिस्कवर करके दिया और हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। पढ़ना आसान है, डिस्कवर करना हार्ड है। सेल थ्योरी में स्लीडन और सागवान ने क्या कहा, बोला जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब के सब सेल से बने हैं। कहोगे यार ये तो हमको पहले से बात पता थी, हर चीज सेल से बनी हुई है जो लिविंग मैटर है। फिर इसके बाद आप बात करोगे सेल सबकी जो प्लांट्स है और एनिमल्स है सबका बिल्डिंग ब्लॉक होता है या बेसिक यूनिट होती है। उसके बाद आप बात करोगे कि सेल्स जो है ना, जो सेल्स मर जाते हैं, है ना, जो सेल नए पैदा होते हैं वो पिछले वाले सेल से ही पैदा होते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने ब्लेड मार दिया, है ना, ब्लेड मारने के बाद मेरे यहाँ से खून निकलेगा, कुछ समय के बाद पपड़ी जम जाएगी और फिर मेरे को खुजली होगी और मैं खुजला दूंगा। इसके बाद वो पपड़ी हट जाएगी, वहां गोरा गोरा पड़ जाएगा, मतलब नए सेल्स वहां पर आ गए हैं। तो नए सेल्स बने कैसे, तो नए सेल्स पुराने सेल्स से तो बन के आए हैं। तो यही बात भैया स्लीडन और सागवान ने कही, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल मौजूद है उन्हीं से नए सेल बनते हैं। लेकिन ये वायरसेस के केस में नहीं अप्लाई होता है, वायरसेस की प्रजाति और दुनिया अलग है भैया, है ना। अब जब अलग है तो हटाओ, इग्नोर करो। सेल्स के शेप देखोगे तो जो न्यूरॉन होता है ना वो इलोंगेटेड शेप का होता है। आपको मैंने न्यूरॉन दिखाया था, है ना, न्यूरॉन दिखाया था। न्यूरॉन कैसा दिखता है, जो न्यूरॉन देखो ऐसा दिखता है, ये तो लंबा लंबा दिख रहा है ना, इसका शेप ब्रांच बोल दो या फिर इलोंगेटेड बोल दो, दोनों चलेगा। ब्रांच या इलोंगेटेड दोनों बोल सकते हो। तो न्यूरॉन का सेल जो शेल होता है वो शेप इलोंगेटेड शेप का होता है या ब्रांच रहता है। आरबीसी देखोगे तो रेड ब्लड सेल्स डिस्क शेप होती है या फिर बोल सकते हो डिस्क्वाइडल होती है। मसल स्पिंडल शेप की होती है और अमीबा का इरेगुलर शेप होता है। और ओवम जो फीमेल का सेक्स सेल है वो हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है। ये बातें आपको याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछ लेता है। फिर इसके बाद बात करोगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल की। कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सेल किससे मिलकर बना है, तो भैया सेल के तो भैया मेन 3 पार्ट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये तीनों एक ही नाम है, ये तीनों इसके एक ही नाम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 नाम है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे ऊपर वाली लेयर, और अंदर घुसोगे तो साइटोप्लाज्म जिसको मैं अंडे का व्हाइट वाला पोर्शन बोलता हूं, और फिर अंदर घुसोगे तो न्यूक्लियस आ जाएगा। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म जो अंडे का व्हाइट वाला पोर्शन है, फिर न्यूक्लियस जो अंडे का पीला वाला पोर्शन है। तो 3 पार्ट होते हैं किसी भी सेल में। एक एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ जाता है प्लांट वाले सेल में जिसका नाम है सेल वॉल, जिसका नाम है सेल वॉल। प्लांट सेल में एक्स्ट्रा है, वो डेड होता है। 3 मेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा प्लांट में, उसका नाम है सेल वॉल, उसका नाम है सेल वॉल। चलो तीनों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दोनों एक ही नाम है, चाहे आप सेल मेम्ब्रेन बोलो चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, चाहे आप बोल दो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। तो लिखा है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, मतलब ये होगा कि अगर ये भैया सेल वॉल है तो सिलेक्टेड चीजों को ये अंदर आने देगी और सिलेक्टेड चीजों को ये बाहर जाने देगी। समझ लो एक टाइप का गार्ड का काम कर रहा है। आप दरवाजे में नॉक नॉक किए, गार्ड ने कहा कौन, कहा बड़े फलाने के यहाँ से आए हैं, तो कहता हम नहीं जानते, लौटा देगा, मतलब एंट्री नहीं दी आपको। अब बोलोगे कि हम तो अरे मौसी के लड़के हैं, तो दरवाजा खुलेगा, कहेगा जो अंदर। सिलेक्टेड चीजों को अंदर आने देता है, सिलेक्टेड चीजों को बाहर जाने देता है। इसके लिए नाम पड़ गया इसका सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसी के पास रिसेप्टर्स होते हैं और यही रिसेप्टर्स काम करते, कोई भी चीज बाहर से एंटर करेगी तो रिसेप्टर जाएंगे, झांकेंगे, कौन फला क्या से है, चलो अंदर आओ अंदर आओ, रिसेप्टर अंदर ले जाएगा। अब बोलोगे कि हम रिसेप्टर बोलेगा नहीं पहचानते, तो बाहर ही खड़े रहो। तो रिसेप्टर्स ही अंदर और बाहर करते हैं।
तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का मेन काम है एंट्री या एग्जिट कंट्रोल करना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। और ये काम करती है, एक बाउंड्री का काम करती है जो सराउंडिंग और साइटोप्लाज्म दोनों को अलग करता है। देखो ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके बाहर क्या है, इसके बाहर कुछ है नहीं, दुनिया है बाहर, हम लोग की सराउंडिंग है, और अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और सराउंडिंग दोनों को सेपरेट करती है, साइटोप्लाज्म और सराउंडिंग को सेपरेट करती है ना। ये बात आपको पता चल गई। प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों पाया जाता है। प्लांट में एक्स्ट्रा एक चीज पाई जाती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल एक्स्ट्रा है, बाकी सब तो क्या है, कॉमन ही है ना। बाकी सब तो तीनों इसमें भी है, प्लांट में भी है, एनिमल भी है। सेल वॉल प्लस प्लांट सेल में एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, इस बात को ध्यान रखा जाए। सेल मेम्ब्रेन बनती किस चीज से, तो सेल मेम्ब्रेन बनती है प्रोटीन से और लिपिड से। प्रोटीन तो आपने सुना ही नाम, लेकिन लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स मतलब होता है फैट के मॉलिक्यूल्स। लिपिड्स का मतलब होता है फैट के मॉलिक्यूल्स, है ना। फिर इसके बाद सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। आपने कभी देखा पानी में गुब्बारा में पानी भर दो, गुब्बारे वाला पानी, गुब्बारे में पानी भर दो, होली में आप खेलते हो ना, गुब्बारे में रंग भर के मारो भाप जैसे, तो कभी कभी वो फूटता नहीं है, कभी कभी फूटता नहीं, वो फ्लेक्सिबल होता है और ऐसे वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, तो वो पिचक जाएगा और नीचे गिर जाएगा, फूटेगा नहीं। तो जो गुब्बारा पानी भरा होता है ना जिस गुब्बारे में, वो फ्लेक्सिबल होता है, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन कुछ होती है, फ्लेक्सिबल होती है ना। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन आपको याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझ लो ऑस्मोसिस क्या होता है। देखो एक पार्टिकल होता है सॉल्वेंट का, एक पार्टिकल होता है सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मतलब होता है ऐसे, सॉल्यूट का मतलब जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। सॉल्यूट सॉल्वेंट का मतलब जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, सॉल्यूट मतलब होता है जब कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, है ना। तो सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में, सॉल्यूट कम अमाउंट में, पता कैसे चला, तो भैया देखो सॉल्वेंट की स्पेलिंग बड़ी है तो ज्यादा अमाउंट में 7 लेटर्स है, और सॉल्यूट की स्पेलिंग छोटी है, देखो कम अमाउंट में। सॉल्यूट 6 लेटर का है, सॉल्वेंट 7 लेटर्स का है, तो जो ज्यादा बड़ा है वो ज्यादा अमाउंट में होगा, जो कम लेटर्स का है वो कम अमाउंट में होगा। सिंपल सी बात। चीनी में पानी घोले राजा जी, तो चीनी क्या है, सॉल्यूट है, कम मात्रा में है। सॉल्वेंट क्या है, पानी ज्यादा मात्रा में है। तो आप समझ गए बात। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो साइज में बड़े होते हैं और जो ज्यादा अमाउंट में होते हैं, वो सॉल्यूट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर एक लेयर लगी रहती है, उस लेयर का नाम है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। कभी कभी ये फ्लैश की बना दी जाती है या फैट की बना दी जाती है ना, बना दी जाती है। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूट की तरफ अगर जाते हैं तो जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस, और उस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल सी बात। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूट की तरफ जाएंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस, और जिस प्रेशर से जाएंगे उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल सी बात। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को छान के ही उधर जाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है ना। अब डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन में कोई किधर भी जा सकता है, लेकिन हाइयर होना चाहिए, मतलब हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा सकते हैं, चाहे सॉल्वेंट सॉल्यूट की तरफ चला जाए या सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरफ चला जाए, दोनों लीगल हैं। इधर क्या है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट ही सॉल्यूट की तरफ जाएगा। डिफ्यूजर में क्या है, दोनों किसी तरफ जा सकते हैं, चाहे सॉल्वेंट सॉल्यूट की तरफ चला जाए या सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरफ चला जाए, दोनों पॉसिबल है। अब आगे देखते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे बात आएगी, हम लोग ने सेल मेम्ब्रेन देख लिया और 2 प्रोसेस देख लिए, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। फिर आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक है साइटोप्लाज्म। मैंने बताया था अंडे का व्हाइट वाला पोर्शन आपके लिए साइटोप्लाज्म है ना। तो देखो सेल वॉल पहले हो गई, ये प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी, एनिमल सेल होता तो सेल वॉल नहीं होती। अब बोलोगी भैया प्लांट सेल में सेल वॉल क्यों दी भगवान ने, एनिमल सेल में क्यों दे दी है। तो प्लांट सेल भैया उसके पास हाथ पैर तो रहता नहीं है ना। अगर कोनो काटने पीटने आएगा या फिर उसको एनवायरमेंट का प्रेशर पड़ेगा या बाहर कंडीशन जैसी है टेम्परेचर वगैरह, तो झेल नहीं पाएगा। तो भगवान ने उसको एक एक्स्ट्रा सीट दी है, एक्स्ट्रा लेयर दी है, उसका नाम है सेल वॉल। और एनिमल सेल क्या है, उसके पास हाथ पैर है, चबा खाएगा, दांत भी है, गरिया देगा मुंह से। तो एनिमल सेल के पास एक्स्ट्रा सेल वॉल नहीं, एक्स्ट्रा लेयर नहीं दी गई, जिसका नाम है सेल वॉल नहीं है। हम लोग के पास सीधा सिर्फ क्या है, सेल मेम्ब्रेन है
है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, और साइटोप्लाज्मा न्यूक्लियस है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, क्यों? क्योंकि उनके पास हाथ पैर नहीं रहता, लोकोमोशन करने की एबिलिटी नहीं है। सिंपल सी बात समझ गए। साइटोप्लाज्म की बात करोगे तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, यहाँ पर एक लिक्विड भरा रहता है, जैसे मैंने बताया अंडे का व्हाइट वाला पोर्शन लिक्विड भरा रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर, है ना, जेली लाइक सब्सटेंस रहता है, और उसी के अंदर ढेर सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसको ये लोग बायो वाले कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, बायो वाले कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। और इन्हीं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आपको पढ़ना है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो चैप्टर खत्म हो गया। सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे तो ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स और प्लास्टिड्स, ये सारे टाइप के सेल ऑर्गेनल्स हैं जो पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अब देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो भैया दो डायग्राम तो मैंने दिखा दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER और RER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल चिकना और स्मूथ होता है, नाम ही से पता चल रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि भैया इसके ऊपर राइबोसोम्स बैठे रहते हैं। अब ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, तो राइबोसोम्स की कहानी मैं आपको बता देता हूं पहले। राइबोसोम्स जो होते हैं ना, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। इनको हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग बोलते हैं, या प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, है ना। जब कोई चीज हम लोग खाते हैं तो राइबोसोम ही उसकी प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। नॉर्मल सी बात याद रखना है, राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। हाँ, तो राइबोसोम की लोकेशन क्या है, तो राइबोसोम भैया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठे रहते हैं। तो ये क्या है, तो ये हैं आपके राइबोसोम्स, राइबोसोम 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 राइबोसोम, ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम बैठे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, मतलब यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, मतलब हम में और आप में यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, नहीं होता है, मतलब बैक्टीरिया में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, ये बात आपको पता चल गई। और आरबीसीज ऑफ मैमल, मैमल्स की जो आरबीसी है, मतलब हम लोग की जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उसमें भी नहीं पाया जाता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म में कितनी लेयर्स बन रही है ना, डायग्राम में ये पता चल रहा है। और इसके पास तीन कंपोनेंट होते हैं, एक क्रिस्टे, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, और इसका मेन काम है प्रोटीन और लिपिड्स को बनाना, प्रोटीन और लिपिड्स को बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि ये सेल को फ्रेम प्रोवाइड करता है, मतलब ढांचा का काम करता है। जैसे कभी भी जब आपके छत बन रही होगी या ढलैया हो रही होगी तो देखना सरिया डालते हैं, सरिया कॉलम में भी सरिया डालते हैं और छत में भी सरिया डालते हैं, ताकि छत मजबूत रहे और उसका फ्रेम प्रोवाइड, मतलब फ्रेम बना रहे बराबर। तो जो सेल होता है ना, सेल ऑर्गेनल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रेम प्रोवाइड करता है, स्केलेटन प्रोवाइड करता है, ढांचा प्रोवाइड करता है सेल को। तो इसका मेन काम है फ्रेमवर्क देना, किसको, सेल को। तो स्केलेटन हो गया टाइप का, ढांचा हो गया है, सेल को प्रोवाइड करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मेन काम यही है। दूसरा मेन काम है प्रोटीन और लिपिड्स को बनाना, और थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है ये, लेकिन मेन काम है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना फॉर द सेल। और लीवर में जो गंदगी बैठ जाती है ना, उसको भी साफ करता है। लिवर में यूरिया वगैरह सिंथेसाइज होती है ना, तो डिटॉक्सिफाई करता है लिवर को। बहुत इंपॉर्टेंट काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इससे दो चीज जुड़ी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आ गया आपको तो आपको राइबोसोम्स आ जाएगा। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड्स बनाता है और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं गोल्जी अपैरेटस में। और गोल्जी अपैरेटस को किसी किसी बुक में लिखा जाएगा गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज लिखा रहेगा या गोल्जी अपैरेटस लिखा रहेगा। इसको डिस्कवर किसने किया था, कमीलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। इन्हीं के नाम से पड़ गया गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपैरेटस। कौन से ईयर में, 1898 में। गोल्जी बॉडीज का मेन काम क्या है, गोल्जी बॉडीज का मेन काम ये है कि एक पार्ट से एनर्जी लेके दूसरे पार्ट में पहुंचाना है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा हाथ
मेरा पैर इतना ज्यादा एनर्जी लूज नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन लूज करेगा? जीभ। भैया लगातार टक 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 बोल रही है, लगातार चले जा रही है, तो मेरे जीभ के जो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी मैं आगे बताऊंगा, है ना, पावर हाउस होता है सेल का जो पावर जनरेट करता है। तो उसकी एनर्जी लूज हो गई है, चलते चलते क्या हो गई है? लूज हो गई है, चलते चलते लूज हो गई है। अब क्या होना चाहिए? ऐसे ऐसे मेरे बोलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मेरे जीभ के जितने भी सेल्स हैं उनकी एनर्जी तो लूज हो रही है लगातार बोलते बोलते। तो मैं तो लगातार बोल रहा हूं ना, मेरी जीभ की एनर्जी लूज हो रही जानी चाहिए अभी तक, लेकिन लूज ही नहीं हुई। क्या कारण है? कारण ये है कि सेल्स में गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट है, और गोल्जी बॉडीज एक पार्ट से एनर्जी लेके, एक सेल से एनर्जी लेके दूसरे सेल तक पहुंचा देती हैं। समझ लो जोमेटो में जो डिलीवरी बॉय नहीं होता है, जोमेटो डिलीवरी बॉय, है ना, जो एक खाना लेके रेस्टोरेंट से आपके घर तक पहुंचा देता है, सेम काम गोल्जी बॉडीज का है। एक एनर्जी लेके एक सेल से दूसरे एनर्जी तक, दूसरे सेल तक पहुंचा देता है। एक पार्ट से एनर्जी लेके दूसरे पार्ट तक पहुंचा देगा, ये काम है गोल्जी बॉडीज का। गोल्जी बॉडीज ना होती है तो जीव हमारा डाउन बन गए। क्यों? क्योंकि जीव के पास एनर्जी खत्म हो गई है, पहुंचाएगा कौन? गोल्जी बॉडीज। बात खत्म यहाँ से। तो गोल्जी बॉडीज का शेप ये होता है, आपको बता दिया मैंने। गोल्जी बॉडीज का मेन काम क्या है? एनर्जी को या फिर मटेरियल्स को पैक करके एक जगह से दूसरी जगह तक डिलीवर करना, और इसके बाद यहीं पर लाइसोसोम्स की उत्पत्ति होती है। मतलब लाइसोसोम्स का बनना कहां पर होता है? तो लाइसोसोम्स बनते हैं गोल्जी बॉडीज के अंदर, है ना। गोल्जी बॉडीज ही हेल्प करते हैं लाइसोसोम्स को बनने के लिए। अब आप बोलोगे भैया लाइसोसोम्स क्या होता है? तो थामा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि लाइसोसोम्स आने वाले हैं जस्ट। इनका शेप क्या होता है? फ्लैट डिस्क शेप होता है, सिस्टर्न इनमें लगी रहती है। इसके बाद आगे बात करेंगे तो लाइसोसोम्स आ गए भैया। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? तो लाइसोसोम्स का पहले आपको निक नेम बता देता हूं। लाइसोसोम्स का निक नेम है एटम बम। बोले कोई बड़ा खतरनाक नाम है, एटम बम। दूसरा नाम है इसका सुसाइडल बैग। कहोगे अरे दादा ये तो मरने मरने की काम हो रही है, सुसाइडल बैग, है ना। तीसरा नाम है इसका डाइजेस्टिव बैग। डाइजेस्टिव बैग, डाइजेस्टिव बैग। तीन नाम आपको इसको याद रखने हैं, एटम बम, सुसाइडल बैग और डाइजेस्टिव बैग, है ना। सुसाइडल बैग या डाइजेस्टिव बैग्स, या डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इतनी बातें आपको याद रखनी है। लाइसोसोम का मेन काम समझो पहले क्या होता है, फिर इसके बाद डायग्राम वगैरह हम लोग देखते रहेंगे। जैसे मान लेते हैं ये सेल है ना, और आपको मैंने बताया गोल्जी बॉडीज होती है, आपको अभी पता चला। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी बात पता चला। राइबोसोम्स, आपको ये भी बात पता चल गया। आगे आपको बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया, आगे आपको बताऊंगा वैक्यूल्स, आगे आपको बताऊंगा और प्लास्टिड्स वगैरह, ये सारी चीजें बताऊंगा। अब एक बात अभी बताया मैंने, बताना चाह रहा हूं, जो है लाइसोसोम्स, है ना। एक बात जो बताया वो है लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम पता क्या करता है? लाइसोसोम्स के पास होते हैं 7 टाइप के एंजाइम्स, है ना, 7 टाइप्स के केमिकल्स होते हैं इनडायरेक्टली। आप मान लो सबसे खतरनाक केमिकल होता है हाइड्रोजन एंजाइम्स, है ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम सबसे खतरनाक यही होता है। अब 7 टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट है, लेकिन खुदा ना करे कोई निपट जाए, लेकिन गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, कौन निपट गया, कौन मर गया। अब मरने के बाद भैया कोई चीज मरेगी तो सड़ेगी, चीज सड़ेगी तो धीरे धीरे अल्सर बनेगा, फोड़ा बनेगा, कैंसर बन जाएगा। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना साफ सफाई करने वाला। तो लाइसोसोम साफ सफाई करता है। जैसे गोल्जी बॉडीज मर गई तो गोल्जी बॉडीज के पास जाएगा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स या फिर केमिकल एंजाइम छिड़क देगा, और गोल्जी बॉडीज निपट गया वहां से। या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गया मरा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा, लाइसोसोम्स अपने केमिकल छिड़क देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां से साफ खत्म। मतलब साफ सफाई का काम करता है ये नगर निगम है, सेल का नगर निगम का काम करता है लाइसोसोम्स। अब मान लो पूरा सेल मर गया तो लाइसोसोम कहेगा अब यार क्या करे, सभी निपट गए, हम भी मर जाएंगे, सेल मरेगा तो हम भी मर जाएंगे। तो कहेगा सबको पास में बुलाएगा और लाइसोसोम खुद ही ब्लास्ट कर जाएगा। जब खुद ब्लास्ट कर गया तो सेल खत्म हो जाएगा। तो इसका नाम पड़ जाता है इसलिए एटम बम, क्योंकि एटम बम खुद ब्लास्ट होता है तो सबको निपटा देता है। तो एटम बम, सुसाइडल बैग क्यों? क्योंकि खुद भी मर गया है ना। एटम बम क्यों? ब्लास्ट कर गया है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्यों? क्योंकि खत्म कर रहा है, धीरे धीरे पचा रहा है। तो 3 नाम इसके बन जाते हैं। और इसका शेप कुछ लाइसोसोम्स का ये है, दिखाया गया जूम करके। और इसके बाद सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि खुद ही मर जाता है। और ये होना जरूरी है, ये नहीं होगा तो भैया आपके शरीर में सड़ना, गलना और कैंसर बनना, ये सारी चीजें हो सकती है, पॉसिबल है ना। एक चीज है जहां पर लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता, उसका नाम है आर,
बी, सी। रेड ब्लड सेल्स के पास खुद का लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कभी भी रेड ब्लड सेल्स जिनकी जिंदगी होती है 120 दिन, 120 दिन की जिंदगी होती है, और जब रेड ब्लड सेल्स मरते हैं तो भैया बताओ लाइसोसोम्स है नहीं इसके पास, तो मरेगा तो कहां जाएगा। तो भगवान ने इसका अलग ही जुगाड़ किया है। रेड ब्लड सेल्स जब मरेगी ना तो लीवर के जस्ट अपोजिट साइड में, मतलब इस साइड में जिधर हार्ट होता है वहां पर एक स्प्लीन होती है, इसको हिंदी में कहते हैं प्लीहा, स्प्लीन। और रेड ब्लड सेल जब मरती है तो स्प्लीन में जाके इकट्ठा हो जाती है। जब कोई आदमी मरता है ना तो उसका देखना, आप कोचना नहीं भाई, गलत बात है, आप मारे जाओगे, सिंपल सी बात है, उसके घर वाले आपको दौड़ा देंगे। तो कहीं पर कोचोगे तो ब्लड नहीं निकलता, पानी निकलता। क्यों? क्योंकि सारा ब्लड इकट्ठा होकर स्प्लीन में हो जाता है जमा, इसीलिए स्प्लीन को कहते हैं ब्लड बैंक, स्प्लीन को कहते हैं ब्लड बैंक, है ना। तो आपको एक बात याद रखनी है, बात जो है वो ये है कि आरबीसी के पास लाइसोसोम्स नहीं होता, बस ये बात याद रखिए। तो आरबीसी मरता कहां है? लाइसोसोम्स में आके। इसके बाद आएगी माइटोकॉन्ड्रिया के बाद, जिसको हम लोग कहते हैं जॉन सीना द बीस्ट, है ना। लाइसोसोम्स हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। सेल में पावर जनरेट करने का काम करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी में एनर्जी निकलती है, बनती है एटीपीज के फॉर्म में। एटीपीज को हम लोग एनर्जी की करेंसी कहते हैं, एनर्जी की करेंसी कहते हैं, करेंसी ऑफ द एनर्जी। एटीपीज फॉर्म, फुल फॉर्म होता है एटीपीज का एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का फुल फॉर्म है ना। और इसमें एक साइकिल चलती है, साइकिल का नाम है क्रब साइकिल, उस साइकिल का नाम है क्रब साइकिल। उसी क्रब साइकिल से ये एटीपीज बनाता है, और वही एटीपीज हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी भी हमारी एटीपीज जा रही है लगातार, आपकी भी जा रही होगी पढ़ने में, है ना। और इसके पास ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, मैट्रिक्स वगैरह ये लिखा है सब, आप डायग्राम से देख लेना, है ना। डबल लेयर होता है, आउटर पोरस और इनर पोरस, ये सारी बातें अब याद रख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ये दो ऐसी चीज है जिनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है, अपना ही चलते हैं लेके, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, अपना खुद का है ना। डीएनए और राइबोसोम्स खुद का माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। क्वेश्चन में एक बार पूछा था कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, तो आपको आंसर टिक मार देना है, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स, यही दोनों हैं जिनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स है। इसके बाद बात करेंगे प्लास्टिड्स की, तो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, और प्लास्टिड्स के तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये तीन टाइप की प्लास्टिड्स होती है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, इसी से ये खाना तैयार करता है, खाना यही तैयार करता है, फोटोसिंथेसिस इसी में होती है। क्रोमोप्लास्ट कलर देता है, वो जो लाल लाल कलर का फूल आप देते हो ना अपनी वाली को प्रपोज डे में, तो जो कलर दिया ना उसने क्लोरोप्लास्ट में दिया है कलर उसको। ल्यूकोप्लास्ट खाना स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में खाना स्टोर होता है। ये तीन बातें आपको याद रखनी है, और ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट खाना बनाता है, ये मैंने बता दिया, क्लोरोप्लास्ट कलर देता है, और ल्यूकोप्लास्ट खाना स्टोर करता है, और प्लास्टिड्स के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। इससे पहले वाली बात हमने यही बोली थी। अब आगे बढ़ोगे तो वैक्यूल्स आ गया। वैक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं पानी की टंकी, वैक्यूल्स को बोलते हैं पानी की टंकी, क्योंकि ये पानी स्टोर करता है, पानी की टंकी, है ना। आपके एरिया में भी पानी की टंकी होगी, पीला पीला पुताई कर देते हैं। वैक्यूल्स में पानी स्टोर होता है, ज्यादातर पानी ही रहता है, बाकी सारे मटेरियल भी रहते हैं, और ये एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा होता है। और प्लांट सेल में भैया बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट सेल? प्लांट सेल का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? वैक्यूल्स। प्लांट सेल में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है जो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती? प्लास्टिड्स प्लांट सेल में, वैक्यूल्स प्लांट सेल में, सेल वॉल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं है तो बहुत ज्यादा छोटी है। वैक्यूल्स स्टोरेज से आके, मतलब पानी की टंकी है, लिक्विड वगैरह स्टोर करता है, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को और वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता बाहर अंदर करता है। ये बातें आपको याद रखनी है। फिर आ जाएंगे मिटोसिस और मियोसिस में, सेल डिवीजन में है। तो मिटोसिस में एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। देखो मिटोसिस में एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ये दूसरा ये। मियोसिस में क्या है, एक सेल चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखो पहले इसमें इसका डॉटर सेल, फिर इससे दो और हो गए, टोटल चार। ये सीधा चार में कन्वर्ट होता है, या दो में कन्वर्ट होता है। बताओ सबसे तेज डिवीजन कौन हो रहा है? मियोसिस। मिटोसिस क्या हो रहा है? थोड़ा स्लो डिवीजन है। ये वेजिटेटिव सेल्स में पाया जाता है, और ये गैमेट फॉर्मेशन में होता है, मतलब मेल और फीमेल
मेल और फीमेल जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें पाया जाता है, और इसमें डॉटर सेल बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। जैसे बैक्टीरिया अगर अपना बच्चा पैदा करेगी ना, बिल्कुल डिट्टो कॉपी हो जाएगा, लेकिन इंसान जब अपना बच्चा पैदा करता है ना, तो थोड़ा बहुत मैच करता है, बाकी अलग हो जाता है। बोलते थोड़ा पापा की शक्ल पे गया, ये नहीं बोलते पापा पैदा हो गया, ऐसा नहीं बोलते, जस्ट कॉपी हो जाता है मिटोसिस। आइडेंटिकल कॉपी हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, मिटोसिस। थोड़ा बहुत लक्षण आ जाए, थोड़ा बोलते हैं चेहरा आ गया, नाक मिल रही है, मुंह मिल रहा है, ऐसा होता है तो मियोसिस है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिकल किसमें होता है? जस्ट कॉपी, डिट्टो कॉपी हो जाएगा, फोटो कॉपी हो जाएगा मिटोसिस में, ये बात याद रखनी है। और मिटोसिस आसेक्सुअल, मिटोसिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिटोसिस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। ये बातें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनिमल सेल प्लांट सेल में डिफरेंस आएगा। तो एनिमल सेल जो होता है वो कैसा होता है? तो एनिमल सेल ये दिखाया मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म में, थोड़ा थोड़ा लगता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और प्लांट सेल थोड़ा सा रोटेट मतलब राउंड फॉर्म में होता है, ओवल फॉर्म में। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होती है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होती। प्लांट सेल खुद से खाना बना लेता है, एनिमल सेल खुद से खाना नहीं बना पाता। प्लांट सेल में लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं होती, एनिमल सेल में लाइसोसोम होती है। बस यही चीज है जो एनिमल सेल में प्लांट सेल में नहीं है। बाकी सब एनिमल सेल, बाकी सब में एनिमल सेल हार जाता है और प्लांट सेल जीत जाता है। बस एक ही पार्ट है जिसमें एनिमल सेल जीत जाता है, वो है लाइसोसोम्स, है ना। लाइसोसोम्स एनिमल सेल में है, बाकी इसमें नहीं है। और इसमें सेंट्रल प्रेजेंट होता है, और इसमें सेंट्रल प्रेजेंट होता है, सारे में इसमें सेंट्रल प्रेजेंट होता है लोअर प्लांट्स में, है ना। सेंट्रल के मामले में भी एनिमल सेल जीत गया, ले भैया स्टार दे दिया, तुम जीत गए। और वैक्यूल्स इसमें लार्ज होता है, इसमें वैक्यूल्स स्मॉल होता है। इसमें ये जीता और इसमें ये जीता, ये भी जीत गया, ये भी जीत गया, है ना। प्लांट सेल थोड़ा ज्यादा भारी है एनिमल सेल की अपेक्षा। अब इसके बाद बात करेंगे सॉल्यूशंस की। तो तीन टाइप के सॉल्यूशन दिखाए एनसीईआरटी में, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है? तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रखने के बाद सेल स्वेल अप हो जाता है। समझना बात से, देखो जैसे मान लो हमने एक कंटेनर लिया और एक ये कोई हमने सेल रख दिया, सेल, हाँ। और इसके बाद मान लेते हैं बाहर कैसा कंसंट्रेशन है? हाइयर, गाढ़ा मटेरियल बाहर, और अंदर कैसा है? लोअर कंसंट्रेशन। आपको एक बात पता है, बात क्या पता है कि हमेशा हाई से लो फ्लो करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मामला बहता है। तो हाई से लो बहेगा, हाई से लो आएगा, हाई से लो आएगा, सब चीज अंदर भर जाएगी। जब सब चीज अंदर भर जाएगी तो मामला, ये जो अंदर का जो सेल है वो फूल जाएगा, ये स्वेल हो जाएगा। सेल कैसा हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। आप कभी भी छोला वगैरह फुलाओ, कभी आप छोला फुलाओ तो छोला के अंदर पानी भर जाता है तो छोला फूल जाता है। तो छोला जिस कंडीशन में फूला ना, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। सिंपल सा याद करने की ट्रिक है। हिप्पो, देखो लिखना है ना, हिप्पो का मतलब होता है गेंडा। गेंडा कैसा होता है? फूला हुआ। हिप्पोपोटामस मतलब होता है कि बाहर का कंसंट्रेशन हाइयर था, अंदर का लोअर है, और अंदर की तरफ भर गया है, बाहर से अंदर की तरफ आ गया है, मतलब स्वेल हो गया है, फूल गया है। तो फूला किसमें? जब हिप्पो बनेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हिप्पोपोटामस। हाइपरटोनिक मतलब होता है पिचक जाएगा। हाइपरटोनिक मतलब होता है पिचक जाएगा। पिचक कैसे जाएगा? जब अंदर का हाइयर होगा और बाहर का लोअर होगा तो अंदर से बाहर जाएगा मटेरियल और चीज पिचक जाएगी। कभी आपने देखा हो मुनक्का देखा ना, किसमें मुनक्का और किसमिस, है ना। मुनक्का किसमिस, अंगूर को आप धूप पे रखो तो उसका जितना भी अंदर का मटेरियल है सब बाहर उड़ जाएगा। मतलब अंदर हाइयर था, बाहर लोअर था, तो अंदर का मटेरियल बाहर उड़ गया। तो किसकी वजह से उड़ा? वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था इसलिए उड़ गया, और अंदर का मटेरियल कुछ बचा ही नहीं, तो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। यहाँ क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। तो ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मेन चीज ये आ जाती है, हिप्पो फूल जाएगा, हाइपर पिचक जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। जैसा कंसंट्रेशन यहाँ का वैसा कंसंट्रेशन यहाँ का सेम है, यहाँ सेम है दोनों में। ना हाइयर से लोअर होगा, ना लोअर से हाइयर होगा, दोनों सेम है। बात खत्म यहाँ से, है ना। तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, तीनों को याद रखना है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।